हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं गुड इवनिंग जी, की हाल चाल भाई। चलो सभी का हालचाल बड़े ही होना चाहिए। तो फाइनली मैं पूरी की पूरी सीएस प्रोफेशनल की फैमिली के सामने एक बार फिर यहाँ पे आ चुका हूँ सर। आई होप आपकी तैयारियां बिल्कुल सही चल रही होंगी, क्योंकि जितने बच्चे शाम को देखने के लिए आते हैं उनसे तो ये लगता है कि तैयारियां आपकी कुछ बच्चों की सही चल रही है, कुछ बच्चे भी आराम फरमा रहे हैं। क्योंकि जब मैं पहले सेशन लेता था, जब तक एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए थे, तो अप्रोक्सीमेट 200 बच्चा डेली यहाँ पे देखने के लिए आता था। जब से एग्जाम पोस्टपोन हुए ना, तो 130 बच्चा 140 बच्चा इतना देखने के लिए आता। बाकी 50-60 बच्चे आराम फरमा रहे हैं। उनको लग रहा है एक महीना एग्जाम डिले हो गए तो कोई बात नहीं, सर ने यूट्यूब पे डालना तो है, ये कभी भी कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। बट मैं कितने कहता हूँ कि जितने बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं सर, अगर वो कंटिन्यूटी बना के रखेंगे ना, तो इतनी मेरी उनसे कमिटमेंट है कि जिस टाइम आपके एग्जाम होंगे, आप प्रोफेशनल का एग्जाम देके बाहर आओगे ना, आपके मुंह से ये निकलेगा, सर जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे ना, उसने हमारी बहुत सहायता की है। बिलीव मी सर, हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। जो क्वेश्चन बैंक अभी हमारा चल रहा है वो तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। जितने आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचा तो जो क्वेश्चन सीए फाइनल के एग्जाम में आ चुके हैं वो भी सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। बट उसमें टाइम लगेगा, मुझे डेली आना है। आपको मैंने पहले भी कहा था, चाहे आपके एग्जाम डिले हैं चाहे कुछ भी है सर, मुझे अपना काम नहीं माना है, मुझे आपके लिए डेली आना है। अब जो बच्चा डेली आके यहाँ पे बैठेगा उसके लिए बहुत बढ़िया बात होगी। जो शाम को डेली आके सुनेगा ही नहीं, तो उसको नहीं पता कि उसने वो कैसे करेगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी दोस्त हैं उनको ये बात बोल दो कि सर 40 से 45 मिनट होते हैं। अगर आप 40 से 45 मिनट डेली शाम को आके यहाँ पे सुन लोगे तो उसमें किसी का नुकसान नहीं, उसमें फायदा ही फायदा है। क्योंकि सारी बातें जो है वो आपके एग्जाम पर्पस की हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछे हैं, तो इसके रिवाइज आंसर क्या है वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है जी, मैं तो आपको समझा ही सकता हूं। ठीक है जी, बाकी अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको मेरी तरफ से हेड्स ऑफ है, वो डेली बेस पे आते रहें। और जो बच्चे नहीं आ रहे उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि प्लीज आप डेली बेस पे आओ, ताकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम जब होंगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस की। बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, चलो तो सेशन फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। फटाफट से एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो जी, एक बार मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि क्या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर, हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलो जी, हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर फाइनली यार हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 28 आज हमें स्टार्ट करना है। और जो हमारे आईएसएस का क्वेश्चन बैंक है उसका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, पार्ट नंबर 2 में मेरे ख्याल से 8 या 9 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे। और पार्ट नंबर 3 में आज कोशिश फिर हमारी रहेगी कि 10 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें। बट जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे बढ़िया से करने हैं, ताकि एग्जाम में अगर ये वाले क्वेश्चन बन जाते हैं तो अगर हमारी दोबारा रिवीजन नहीं भी हो रही, इस सेशन में ऐसी रिवीजन हो जाए कि एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन बन गया तो उसमें हमसे गलती ना हो। तो मैं कोशिश पूरी करूंगा, चाहे हम क्वेश्चन करें 7, चाहे हम क्वेश्चन करें 10, चाहे क्वेश्चन करें 12, बट जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे करें ना, वो क्वेश्चन ऐसे करें कि दोबारा से आपको देखने की रिक्वायरमेंट ना हो। उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, क्या आपने एजम्पशन लेके आनी है, उसके परफेक्ट आंसर क्या बनेंगे, कहां का मिस्टेक उस क्वेश्चन में, वो सारी बातें हम यहां पर देख लेंगे। ठीक है जी, और ये स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन। अब अगर मैं लास्ट सेशन की बात करता हूं ना, लास्ट सेशन में मेरे पास वैसे उस सेशन में कोई डाउट नहीं था। एक छोटे मोटे डाउट से उसको मैंने ऑलरेडी वहां पे रिप्लाई कर दिया था। अब आज के सेशन में ना चैप्टर हमारा चल रहा था सप्लाई का। अब उस सप्लाई के चैप्टर में अगर आपको ध्यान आ रहा हो, एक तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 वो अभी हमने लास्ट क्लास में किया था, मैंने कहा था केस स्टडी बेस है, उसको टाइम लगेगा, उसको आज हम करेंगे। और एक क्वेश्चन नंबर 6 था, वो भी हमने नहीं किया था, वो भी आज हमें करना है। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है, एक क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है। उसके बाद मेरे ख्याल से 7 हम यहाँ पे कर चुके थे, टाइम ऑफ सप्लाई वाला। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम यहाँ पे कर चुके थे, जिसको मैंने कहा था शेड्यूल 3 में अब ये चेंजेस आ चुके हैं। शेड्यूल 3 में आप चेक करोगे, शेड्यूल 3 में अब इस काम को ना तो हम गुड्स की सप्लाई मानते हैं और ना ही सर्विस की सप्लाई मानते हैं, इस पर काम पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरे ख्याल से हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आज हमें स्टार्ट करने हैं। एक बार ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा ना, और फिर 5 और 6 पे आएंगे जो हमारे लास्ट क्लास के अंदर बैलेंस थे। ठीक है जी, आओ जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है सर,
एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये बात कहना चाह रहा है, डिस्कस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी कंसीडर एज सप्लाई और नोट अंडर जीएसटी लॉ। मतलब सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को समझो, उसने पूछा क्या है। मतलब वो ये नहीं कहना चाह रहा कि कौन सी सप्लाई बनेगी, वो ये कहना चाह रहा है कि ये वाले काम सप्लाई बनेंगे या नहीं बनेंगे। सर एक बात मैंने सोच के बताना, आपने सेक्शन 7 ना सप्लाई का पढ़ा होगा। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है सेक्शन 7। अब सेक्शन 7 में ना एक तो आपने 7(1) पढ़ा होगा और एक आपने 7(1) कैपिटल ए, अगर आपको ध्यान 7(1) कैपिटल ए आपने पढ़ा होगा। 7(1) में लिखा था कि कौन से काम सप्लाई में कवर होंगे, वो सारी बातें 7(1) में है। और 7(1) ए ये बात बोलता है कि जो भी काम 7(1) में सप्लाई बनते थे वो किसकी सप्लाई बनेंगे, वो 7(1) कैपिटल ए के अंदर था। और मुझे नहीं पता अगर किसी बच्चे को रिवीजन अगर सही टाइम पे चल रही हो, उसको मे भी थोड़ा बहुत ध्यान आ जाए। याद करो 7(1) में एक तो 7(1) ए हमने किया था, 7(1) बी हमने किया और 7(1) सी हमने किया। 7(1) ए में काम सप्लाई कब बनते हैं? 7(1) ए में सारे काम सप्लाई बनते हैं इन द कोर्स में हो, विद कंसीडरेशन में हो, सारे काम 7(1) ए में सप्लाई बन जाते हैं। 7(1) बी में इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले काम सप्लाई बनते हैं। और 7(1) सी में अगर कोई काम तुमने फ्री ऑफ कॉस्ट में किया होगा, वो शेड्यूल 1 के अगर साथ रीड करोगे ना, तो फ्री वाले काम 7(1) सी शेड्यूल 1 में सप्लाई बनेंगे। और टोटल मिला के 4 पैरा थे 7(1) सी के अंदर, अगर आपको ध्यान आता हो। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर इतनी लंबी चौड़ी आपने कहानी क्यों सुनाई? मैंने कहानी इसलिए सुनाई कि क्वेश्चन में ना उसने डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई की बात की है, क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई की बात नहीं की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब ये टेस्ट मैंने अभी अपने फेस टू फेस वाले बच्चों का लिया था, उस फेस टू फेस वाले बच्चों ने, कई बच्चों ने क्या किया, इसमें क्लासिफिकेशन बता दी। उन्होंने मुझे यह बता दिया कि यह सप्लाई गुड्स की है, यह सप्लाई सर्विस की है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि सीएस प्रोफेशनल का बच्चा भी ये एग्जाम में गलती कर सकता है अगर वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेगा। तो सर क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि क्या उसने डिटर्मिनेशन की बात की है या उसने क्लासिफिकेशन की बात की है। क्वेश्चन हमारा डिटर्मिनेशन का है, क्वेश्चन हमारा क्लासिफिकेशन का नहीं है। आओ जब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। उसने बोला डिस्कस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी कंसीडर एज सप्लाई और नोट अंडर जीएसटी लॉ। क्या इसको हम सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे जीएसटी लॉ के अंदर? सबसे पहला केस, एन इंडिविजुअल बाय ए कार फॉर पर्सनल यूज एंड आफ्टर ईयर सेल इट टू ए कार डीलर। लो जी क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये बात कहना चाह रहे हैं एक पर्सन ने अपनी पर्सनल गाड़ी ली, फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सनल गाड़ी ली और 1 साल के बाद उस गाड़ी को कार डीलर को बेच दिया। 1 साल के बाद उस गाड़ी को कार डीलर को बेच दिया, तो क्या मेरे हाथ में सप्लाई बनेगी? मतलब ही पैदा नहीं होता। सर एक बात मैंने सोच के बोला, 7(1) ए में 2 कंडीशन होती हैं, विद कंसीडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये काम विद कंसीडरेशन तो है, बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। एक बच्चा कहता, प्रोफेशनल का सामने बैठा बच्चा कहता, यार सर कैसी बात कर रहे हैं, उसने कार डीलर को गाड़ी बेची है। अब अगर कार डीलर को गाड़ी बेची होगी तो गाड़ी लेना उसके इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में तो होगा ना। नालायक, मैंने 7(1) ए में आपको बताया भी था कि हमने इन द कोर्स वाला पॉइंट जो है ना, वो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है और रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक नहीं करना। इट मींस अगर मैंने गाड़ी सप्लाई की है, मेरे इन द कोर्स में अगर होगा तो 7(1) ए में सप्लाई बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सर मेरी पर्सनल गाड़ी है, मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी बेची है, मेरे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो मेरे हाथ में ये सप्लाई में कवर नहीं होगा। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो यहां पे ये काम सप्लाई में कवर नहीं होगा। आंसर चेक करो, देखो जी वो कह रहे हैं नहीं ये सप्लाई में कवर नहीं होगा क्योंकि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, इसलिए ये सप्लाई में कवर नहीं होगा। एक बच्चा कहता सर 7(1) बी में कवर कर लो ना, वहां तो लिखा था वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इधर आओ, इधर आओ नालायक, इधर आओ, मैं गाल पकड़ के आप पे ना ऐसे खींच दूंगा अगर आपने ऐसे बोला। एक बात मैंने सोच के बताना, वेदर और नोट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में जो लिखा था वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली बात थी। क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? नहीं है। एक बच्चा साथ वाला कहता कोहनी मार के, कहता भाई सर को बोल 7(1) सी चेक कर लें। हाँ 7(1) सी में फ्री वाले काम कवर होते हैं, 7(1) सी भी कैसे लगेगा? हाँ सर बात तो सही है। तो भैया 7(1) ए ही चेक करेंगे, बट 7(1) ए में विद कंसीडरेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट इन दी कोर्स वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए ये काम जो है 7(1) ए में सप्लाई में कवर नहीं होगा। आगे देखो जी, अगला फिर पॉइंट नंबर बी, ए डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर एन एयर कंडीशनर फ्रॉम हिज स्टॉक इन ट्रेड फॉर पर्सनल यूज एट हिज रेजिडेंट। क्या कहना चाह रहे हैं? एक एसी का डीलर है, उस एसी के डीलर ने अपनी दुकान से एक एसी निकालकर घर में दे दिया परमानेंटली, तो क्या ये काम सप्लाई बनेगा? नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। एक बात मैंने सोच के बोला, पहली बात तो यहां पे 7(1) ए एप्लीकेबल नहीं होगा।
7(1)(b एप्लीकेबल नहीं होगा, 7(1)(c एप्लीकेबल हो जाएगा उसका पैरा 1। 7(1)(c फ्री वाले काम कवर होते हैं, 4 पैरा हैं। पैरा 1 में क्या लिखा था? परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड और विदाउट कंसिडरेशन। चेक करो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन परमानेंट ट्रांसफर है, दूसरी कंडीशन एसेट बिजनेस की है, तीसरी कंडीशन आईटीसी अवेल हो चुका होगा क्योंकि उसके दुकान का एसी है। और सोच के बोलना, अगर वो एसी डीलर है और दुकान से एसी निकालकर उसने घर में ट्रांसफर कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो आईटीसी क्लेम कर चुका होगा। और एक बात और समझना, अगर वो उसने आईटीसी क्लेम नहीं किया फिर पैरा 1 यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर हमें पैरा 2 में देखना पड़ेगा, क्योंकि पैरा 2 था रिलेटेड पार्टी को अगर गुड्स की सप्लाई करोगे तो पैरा 2 में सप्लाई बन जाएगा। तो अभी हम पैरा 1 में हैं। पैरा 1 में मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड का हर पर्सन आईटीसी क्लेम करता ही करता है। तो परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड और विदाउट कंसीडरेशन, तो एक काम पैरा 1 में सप्लाई बनेगा। और जहां ये सप्लाई बनेगा, उसके बाद सप्लाई कौन सी बनेगा वो सारी बातें आप 7(1) कैपिटल ए में देखोगे। तो हमने तो बस ये बताना है ये काम सप्लाई है या नहीं है। देखो जी उसने क्या बोला है, यस ये काम सप्लाई है एज पर शेड्यूल नंबर 1, एज पर शेड्यूल नंबर 1 उसका पैरा नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट आईटीसी अवेल्ड, ठीक है री। तो शेल कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई अंडर जीएसटी इवन वेयर नो कंसीडरेशन इज इन्वॉल्व। वही बात बोली है इसने कि पैरा 1 में सप्लाई बन जाएगा। और अगर पैरा 1 में सप्लाई बनेगा तो हमें यहां पे पैरा भी लिख के आना पड़ेगा, शेड्यूल नंबर भी लिख के आना पड़ेगा और सेक्शन नंबर भी लिख के आना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था सर। अब अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर के बनेंगे और अगर आप बोलो कि पेपर मुश्किल है, तो सर पेपर मुश्किल नहीं है, फिर आप लिख के ही गलत आते हो। आप डिटर्मिनेशन की जगह अगर बीच में क्लासिफिकेशन डाल के आ जाओगे तो वो नंबर क्यों देगा। उसके बाद देखो जी अगला, प्रोविजन ऑफ सर्विस और गुड्स बाय ए क्लब और एसोसिएशन और सोसाइटी टू इट्स मेंबर। अब सोच के बोलना, एक क्लब है, एक एसोसिएशन है, अपने ही मेंबर्स को सर्विस दे रहा है, तो क्या वो सप्लाई में कवर होगा नहीं होगा? बिल्कुल सप्लाई में कवर होगा सर, बिल्कुल सप्लाई में कवर होगा। अब सोच के बोलना, चाहे वो विद कंसीडरेशन है तो 7(1)(a) में सप्लाई में कवर हो जाएगा। तो उसने मुझसे क्या मांगा कि क्या ये सप्लाई में कवर होगा या कवर नहीं होगा? यस ये सप्लाई में कवर होगा। और आप सब जानते हो ये क्लब, एसोसिएशन, ये सब बिजनेस की डेफिनेशन में कवर होते हैं। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने वो डेफिनेशन बिजनेस की पढ़ी है। उस बिजनेस की डेफिनेशन में ये सब लोग कवर होते हैं। आप एक बार चेक करो, देखो उसने क्या बोला, यस प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी or any such body to its member shall treated as supply. This is included in the definition of business in section 217 of CGST. ठीक है जी, तो ये बिजनेस की डेफिनेशन में भी कवर होते हैं और ये सप्लाई के दायरे में भी कवर होंगे। तो ये तीनों काम जो है ना, इन तीनों में से ये 2 काम तो सप्लाई बनते हैं, ऊपर वाला काम सप्लाई नहीं बनता, बस ये बात ध्यान दो। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है सर। ये क्वेश्चन सप्लाई के चैप्टर का है, लास्ट टाइम रिपीट करूंगा, क्लासिफिकेशन का नहीं है, डिटर्मिनेशन का है। और जो बच्चे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछने की कोशिश कर रहे हैं, डाउट अभी मत पूछो। अगर कोई इसके अंदर डाउट है, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि आपने रिवीजन पहले कई बार की होगी और चैप्टर सप्लाई का है, ये आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर ही पढ़ा है और प्रोफेशनल के अंदर भी अच्छे से पढ़ा है। बट अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर इस पॉइंट में डाउट है, प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का है सर। उसने क्या बोला, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन ये बोल रहा था कि क्या वो सप्लाई है या नहीं ये बता दो, और ये वाला क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहा है इनमें से कौन सी एक्टिविटी गुड्स की सप्लाई है और कौन सी सर्विस की सप्लाई है ये बता दो। तो सर ये सारी बातें पता किसकी हैं? 7(1) कैपिटल ए, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, शेड्यूल नंबर 2 अगर आपको ध्यान आ रहा हो, उस शेड्यूल 2 में टोटल मिला के 7 पैरा आपने किए होंगे, उस 7 पैरा में 18 एंट्री आपने की होंगी। उस 18 एंट्री में याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था 5 गुड्स वाली होती हैं और 13 सर्विस वाली होती हैं। अब बस हमें यह देखना है कि ये वाली एंट्री उनमें से कहां कवर होती है। अब ये एंट्री जहां पर भी कवर होती होंगी उसके बेस पे हम बोल देंगे कि भैया गुड्स की सप्लाई है, सर्विस की सप्लाई है। तो क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का है, क्वेश्चन डिटर्मिनेशन का नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना ये अंदर ही फीलिंग आनी चाहिए क्वेश्चन किसका है, क्योंकि जब तक हमारा माइंड ही काम नहीं करेगा क्वेश्चन किसका है, हम आंसर क्या दे के आएंगे। और कई नालायक बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन पढ़ते आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्वेश्चन है किसका। बस जहां उन्होंने पढ़ा ना, अच्छा सप्लाई, पहले तो लिखेंगे सप्लाई होता क्या है, पूरी राम कहानी लिख देंगे 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c। उसने कुछ नहीं मांगा, बच्चा कहता ना मांगे, बच्चा कहता ना मांगे। क्वेश्चन 5 नंबर का 3 शीट भर के आऊंगा सर, 3 शीट भर के आओगे ना, नंबर ये लगा लो 3 भी नहीं मिलेंगे आपको, नंबर 3 भी नहीं मिलेंगे।
प्रोफेशनल के बच्चे मुझसे फेस टू फेस वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे कई बार मैसेज करके क्या पूछते हैं, 5 नंबर में कितना लिखना है। कमाल का क्वेश्चन आ गया जी, एक बच्चे का कमाल का क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर में कितना लिखना है, मतलब कितना भी लिखाओगे। बच्चा कहता है बोलो, 5 नंबर के अंदर पूरी 30 पेज की शीट भराएंगे हम, सारा कुछ लिखाएंगे। आपको नहीं पता सर, हमारा हम इतने बड़े कलाकार हैं, हम कुछ भी लिख के आ रखते हैं। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम है, शीट भरो मार्क्स लो, यहां पे काम नहीं होता। ये बीकॉम का एग्जाम नहीं है। उसने जो मांगा वही आंसर दे के आना है, बिना बात के फिजूल की बातें वहां नहीं करनी, और अपनी नॉलेज तो मत ही झाड़ना, क्योंकि कई बार हमें ना शौक होता है नॉलेज डालने का। उसने सप्लाई वर्ड पढ़ा, सप्लाई के बारे में लिखा, फिर क्लासिफिकेशन के बारे में लिखा, ताकि उसको पता लग जाए हमें सारा कुछ पता है। सर पेपर चेक करने वाले को हमसे ज्यादा पता है, उसका टाइम वेस्ट मत करो। 3 मिनट के अंदर उसने पेपर चेक करना है, 3 मिनट में आप जो भी उसको दिखाओगे ना वो वही चेक करेगा। अगर बिना बिना उसको घुमाओगे, और जहां उसको घुमाओगे ना उसका दिमाग खराब हो गया, वो नंबर काटना स्टार्ट कर देगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी पूरी फैमिली से ये सारी बातें आपको क्लास में सिखाई गई होंगी। मैं यहाँ पे आपके ना ऊपर टाइम लगाना नहीं चाहता, क्योंकि ना बच्चे को ना ये ना लगे आधे घंटे का सेशन वेस्ट हो रहा है। बट फिर भी पूरी फैमिली को, क्योंकि 2-3 बच्चों को नहीं पता होता, सिर्फ ये समझ के जाना सर, एग्जाम देने जब भी जाओगे रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना। जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट पढ़ोगे उतना बढ़िया से आंसर लिख पाओगे, और जितनी जल्दी क्वेश्चन पढ़ोगे ना उतना खराब आंसर होगा, और ऐसा खराब होगा कि पूरे पेपर को खराब कर देगा। तो प्लीज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है। उसने हमसे मांगा क्या है कि गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई, ये क्लासिफाई करके बताओ। उसने सप्लाई के बारे में नहीं बोला। दैट इज 7(1)(a) शेड्यूल 2 7 पैरा, 7 पैरा में 18 एंट्री, 18 में 5 गुड्स वाली, 13 सर्विस वाली। अब ये देखना ये एंट्री किसमें कवर होती है। आओ जी देखो, सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज याद करो, पैरा 5 का एफ क्लोज, अगर आपको ध्यान आ रहा हो जी, पैरा 5 का एफ क्लोज आपको मैंने कहा था, एक होता है ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स। नहीं आ रही आपको बात समझ सर, याद करो, एक पैरा 1 था, उसका बी पॉइंट था। पैरा 1 के बी में क्या लिखा था, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, और 5F में लिखा था ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स। ये कई बच्चे क्लास के बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, और जो बच्चे क्लास के नहीं हैं, यूट्यूब फैमिली के मेरे हैं, उनको भी शायद याद आ गया होगा कि आपने रिवीजन क्लास में या कहीं ना कहीं जहां से अभी आपने पढ़ा है, वहां पे भी टीचर ने बात बोली होगी कि 1B और 5F में फर्क क्या होता है। 1B होता है ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स का, और 5F होता है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स का। तो उसने ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज की बात की है, मतलब 5F की बात की है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये हमारा बनेगा सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो जी, पहला केस हमारा कवर हो गया सप्लाई ऑफ सर्विस में। बच्चा कह रहा है इसने 5F तो लिखा ही नहीं। अब इसने 5F नहीं लिखा या 5F लिखा नहीं लिखा, तो हम क्या करें, हमें तो लिख के आना है ना सर, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड कैटरिंग सर्विस, आप सब जानते हो पैरा 6, याद करो पैरा 6 वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बनेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। कैटरिंग की सर्विस भी क्या बनती है, सप्लाई ऑफ सर्विस बनती है। ये दोनों पैरा 6 में कवर है, देखो वही लिखा है ना पैरा 6 में। उसके बाद देखो जी, सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर, सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर ध्यान आ रहा है पैरा 5, पैरा 5 में सॉफ्टवेयर की अगर सप्लाई करोगे तो भी क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। देखो यहाँ पे, ये देखो ये पैरा 5 आ गया ना, ये भी क्या बन गया, सप्लाई ऑफ सर्विस बन गया। और लास्ट में गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस, याद करो पैरा 1, पैरा 1 का सी पॉइंट, उसमें क्या लिखा होता था, पैरा 1 के सी पॉइंट में क्या था, अगर टाइटल ट्रांसफर करोगे फ्यूचर डेट में, हाँ जी, अगर टाइटल ट्रांसफर करोगे फ्यूचर डेट में, अगर टाइटल ट्रांसफर करोगे फ्यूचर डेट में, तो वो क्या बन जाएगा, गुड्स की सप्लाई। तो टाइटल चाहे मैं इमीडिएट ट्रांसफर करूं, अगर इमीडिएट ट्रांसफर करूंगा तो सर 1A में गुड्स की सप्लाई बनेगा, और अगर फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करूंगा तो 1C में गुड्स की सप्लाई बनेगा। ये हायर परचेज है, तो हायर परचेज में टाइटल अभी जाएगा, बाद में जाएगा, तो फ्यूचर डेट दैट इज 1C, तो 1C में क्या बन जाएगा, गुड्स की सप्लाई बन जाएगा। देखो उसने यहां पे लिखा भी होगा सप्लाई ऑफ गुड्स, वही बात लिखा है ना, यहां पे पैरा आएगा 1C, बस ये बात ध्यान देना। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये क्लोज कौन कौन से हैं, एक बार घर जाके रिवाइज कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे बच्चों को तो वैसे याद ही होंगे, क्योंकि अभी रिवीजन चल रही होगी, बट फिर भी जिन जिन बच्चों को याद नहीं है, इसके लिए 5F जाके पढ़ लेना, इसके लिए पैरा 6 का A और B पढ़ लेना, इसके लिए पैरा 5 पढ़ लेना, और इसके लिए आप पैरा नंबर पढ़ लेना 1 का C पॉइंट। ये सारी बातें पैरा नंबर से आपको मैंने बता दी हैं। टोटल 7 पैरा है, उसमें 18 एंट्री है, उन्हीं 18 में से ये एंट्री सारी कवर होती है।
एक बच्चा कहता है सर क्या हमें प्रोविजन भी लिख के आने पड़ेंगे? देखो अगर टाइम है तो प्रोविजन लिख के आना, नहीं तो आंसर के साथ ही लिख देना सप्लाई ऑफ सर्विस किस लिए, फिर आगे लिखना एज पर पैरा नंबर 5F। ठीक है, तो आपको ये सारी बात एक्सप्लेन करके आनी है। ठीक है, तो अब जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरा खत्म हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? बच्चा कह रहा है सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और आप ही इसमें गलतियां करके आते हो, आप ही इसमें गलतियां करके आते हो। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई सिंगल बच्चा भी एक पॉइंट भी गलत करके आए, क्योंकि सर जीएसटी स्कोरिंग है। और अगर बिलीव मी, इसमें न्यू सिलेबस वाले बच्चों के अगर 60 में से 50 भी आ गए, 60 में से 50 भी आ गए, कस्टम में 10 में से 5 आ गए, इनकम टैक्स 30 में से मैं कह रहा हूं 20 भी आ गए, 75 मार्क्स तो ऐसे बनते हैं। ओ माय गॉड, 75 मार्क्स, यस आ सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। ये आपने अपने दोस्तों से सुना होगा कि बेटे एडवांस टैक्स में नंबर नहीं आते, उनसे सुन सुन के आप डिमोटिवेट हो गए, आपका पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, जब आपको गॉड गिफ्टेड माइंड पे विश्वास नहीं है, आपको दोस्तों पे विश्वास है, आप जिंदगी दोस्तों के बेस पे जी सकते हो। फिर आप भाई सिंपल सी बात है ना, जब मुझे दोस्तों की बातों पे विश्वास है कि उसके नंबर नहीं आए, मेरे नहीं आएंगे, उसको इतने अटेम्प्ट लगे, मेरे भी इतने लगेंगे, उसका माइंड इतना तेज था फिर नहीं कर पाया, मैं कैसे करूंगा, ये सारी बातें आपको डिमोटिवेट करते हैं, आप कभी आगे नहीं निकल पाओगे। सर जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। तो सिंपल सी बात ये निकल के रहे भैया क्या हो गया, अगर उसके नंबर नहीं आए तो मैं और मेहनत करूंगा, मेरे नंबर आएंगे आएंगे। हमेशा अपने आप को अंदर से इंस्पायर करके चलो कि मुझे करना है और मुझे 80+ टारगेट अचीव करना ही करना है, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, आओ जी फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। अब यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, बट डाउट होना नहीं चाहिए। अगला फिर हमारा यहाँ पे टॉपिक आ गया इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। अच्छा, इस चैप्टर को ना, इस चैप्टर को मैं जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर लूं उतना ही कम है। इस चैप्टर को जितना इंपॉर्टेंट हो सके ना, जितना भी इंपॉर्टेंट आपसे हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बस लिख लिख के पेज मत फाड़ देना। सर बिलीव भी आपके एग्जाम में तो जरूरी है। जिस दिन सीएस बन जाओगे ना, कुछ ही घंटे रह गए हैं बस, जिस दिन सीएस बन जाओगे आप याद करोगे कि सर आपने बात सही बोली थी कि पूरे सीएस बनने के बाद हमारी लाइफ में यह चैप्टर हमारे बहुत काम आ रहा है। और सबसे मुश्किल चैप्टर बच्चों को ये वाला लगता है, पता नहीं क्यों। इसके रूल नंबर 42, रूल नंबर 43 मैंने पूरी डिटेल क्लास अपनी रेगुलर क्लास यूट्यूब पे डाल दी थी। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने देखी है, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, बच्चों को लगता है यार डाल दिया ना कभी भी देख लेंगे। इतनी सारी क्लास डेली बेस पे डलती है मेरे यूट्यूब पे, बच्चा भूल जाता है फिर, और जब उसी में से क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चों को फिर याद आता है ओहो सर ने डाली थी मैंने देखी नहीं थी। तो आप में से अगर किसी बच्चे ने रूल नंबर 42 43 की क्लास नहीं देखी, प्लीज जरूर देख लेना। उससे बेस्ट मुझे नहीं लगता समझ में आ सकता है। सर मैंने बहुत टाइम लगाया समझाने में, उम्मीद करता हूं आपको वो रूल समझ में भी आए होंगे। आओ जी अब यहां पे देखना ध्यान से, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी, आईटीसी का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक्सप्लेन द, चैट बॉक्स में कोई चैट मत करे, चैट बॉक्स में कोई चैट मत करे, चैट बॉक्स में कोई चैट मत करे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सिर्फ यहां पे अपना ध्यान लगाओ। सर सिर्फ यहां पर अपना ध्यान लगाओ, मैं आपकी सारी बातें पढ़ लेता हूं, आपकी सारी बातें पढ़ लूंगा, आप टेंशन मत, तो सिर्फ आपने यहां पे ध्यान लगाना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म अंडर सीजीएसटी एक्ट फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या कहना चाह रहे हैं सर? एक क्वेश्चन ने ना, एक क्वेश्चन ने पूरा का पूरा सेक्शन 16 मुझसे पूछ लिया। कह रहा है, पता क्या कह रहा है? कह रहा है जब मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी देने जाना है, जब मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी देने जाना है, उसको पेमेंट करने के लिए जो मैं आईटीसी यूज करता हूं ना, उस आईटीसी का कंप्लीट मैकेनिज्म मुझे बता दो कि ये यहां पे मैकेनिज्म है क्या। उसने ये नहीं मांगा कि कौन आईटीसी लेने के एलिजिबल है, उसने ये नहीं मांगा आईटीसी लेने के लिए कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, उसने ये नहीं मांगा अगर सामान मैंने इंस्टॉलमेंट में लिया तो किस इंस्टॉलमेंट पर आईटीसी मिलेगा, उसने ये नहीं मांगा आईटीसी क्लेम नहीं किया तो लास्ट डेट क्या होगी, उसने मांगा है पूरा मैकेनिज्म बता दो। तो मेरे ख्याल से पूरी फैमिली समझ ही चुकी होगी। सेक्शन 16 सबने क्लास में किया ही है। सेक्शन 16 के 4 सबसेक्शन थे, सबसेक्शन 1 2 3 4। है कोई बच्चा क्लास में जो मुझे रिवाइज करवा दे? है कोई बच्चा इस सेशन में जो मुझे रिवाइज करवा दे? अभी अभी हमने नालायक, अभी हमारा जीएसटी ऑलमोस्ट खत्म हो गया फेस टू फेस वालों का, कम से कम वही बच्चे मुझे बता दें जी। हाँ, ये सामने एक बच्चा कह रहा है सर मैं बताना चाहता हूँ, फटाफट से बताओ जी। अब प्लीज ध्यान सुना, सारी फैमिली जो बच्चे इस टाइम बैठे हैं, सारी फैमिली इस बच्चे की बातों को ध्यान सुनेगी। 1 2 3 स्टार्ट। सर 16(1) के अंदर ये लिखा हुआ है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, 16(1) में लिखा हुआ है कि आईटीसी क्लेम करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है रजिस्टर्ड पर्सन।
रजिस्टर्ड पर्सन होने के बाद जो भी वो सामान लेके आएगा उसको इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करेगा। ठीक है जी। फिर आपने वो कहा था कि आईटी से अवेल करने की 4 कंडीशन होती हैं। अब 4 कंडीशन के अंदर पहली कंडीशन, मेरे हाथ में टैक्स इनवॉइस हो, मेरी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, मेरा सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर चुका हो और मैंने रिटर्न फाइल कर दी हो। अब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करने के बाद फिर हम ये भी देखते हैं कहीं ये आईटीसी 17(5) में ब्लॉक तो नहीं है, क्योंकि अगर वो 17(5) में ब्लॉक है तो फिर मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। और फिर सर आपने यहां पर एक बात और भी कही थी कि अगर सामान मैंने इंस्टॉलमेंट में लिया तो लास्ट लोट पर मुझे सारा आईटीसी मिलता है, इंस्टॉलमेंट वाइज नहीं मुझे मिलता। और फिर आपने कहा था कि अगर मैंने सामान दिया उधार में, अगर मैंने सामान उधार में दिया, रेसिपिएंट को 180 दिन मिलते हैं पेमेंट करने के लिए। अगर वो 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता तो 180 डेज खत्म होते ही उसको गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ती है विद इंटरेस्ट। ये भी बात आपने बोली थी। फिर आपने बोला था कि जब भी आप कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हो उस पर जो भी आप जीएसटी देके आओगे तो या तो आईटीसी क्लेम कर लो या डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, ये भी सेक्शन 16(3) के अंदर था। और फिर आपने कहा था कि अगर आईटीसी लेना भूल गए हो तो अगले साल की 20 अक्टूबर तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि लॉ में लिखा था अगले साल की सितंबर के मंथ की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, वहां तक आईटीसी क्लेम करना है। सर ये सारी बातें सेक्शन 16 में थी। और एक रूल नंबर 36 जो भी लेटेस्ट आया, मैंने अमेंडमेंट क्लास में करवाया था जी जुलाई 20 वालों के लिए, याद करो मैंने कहा था इनवॉइस अपलोड करने पड़ते हैं। अगर सारे इनवॉइस अपलोड कर दिए तो सारा आईटीसी, अगर सारे इनवॉइस अपलोड नहीं किए तो जितने इनवॉइस अपलोड किए उसके आईटीसी का 20% और जो एक्चुअल आईटीसी बनता है विच एवर इज लेस। ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी क्लास के अंदर, वही सारी बातें आपको देखो यहां पे लिख के आनी है। देखो आपको दिखाऊं, ये देखो 16(1), 16(2), उसके बाद यहां पे देखो वही, ये देखो अगर आपने इंस्टॉलमेंट के अंदर सामान ली है तो क्या होगा, अगर रिसीवर ने पेमेंट नहीं की 180 दिन के अंदर तो क्या होगा, वो लिखा हुआ है। 16(3) अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया आईटीसी नहीं मिलेगा। 64 टाइम लिमिट क्या होती है, वो देखो 16(4) तक पूरा लिख के आए हैं। और जब ये क्वेश्चन बच्चे के एग्जाम के अंदर आएगा ना, कई बच्चे क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी लिखाएंगे, कई बच्चे क्या करेंगे, कंडीशन लिखाएंगे, कई बच्चे लोट वाला कराएंगे, कई बच्चे कुछ कराएंगे। सर उसने पूरा का पूरा आपसे मैकेनिज्म मांगा है, पूरा मैकेनिज्म मतलब सेक्शन 16 पूरा मांगा है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनता है, सर क्या बन सकता है, 100% बन सकता है, 100% आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। तो पूरा का पूरा सेक्शन 16 आपको लिख के आना पड़ेगा। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलो जी, उसके बाद फिर आप आ जाओ यहां पे क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, नरगिस एग्रो ट्रेडर, नरगिस एग्रो ट्रेडर located at Jaipur and engaged in the business as retail trader provide the following detail of its inward and outward supply। नरगिस एग्रो ट्रेडर है, जयपुर में लोकेटेड है, एंगेज इन द बिजनेस एज रिटेल ट्रेडर, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दी हुई है, मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 19। इनवर्ड सप्लाई ये वाली है, आउटवर्ड सप्लाई ये वाली है, शुगर है, चॉकलेट है, वेफर है, बिस्किट है। ठीक है जी। अच्छा फिर वो कहना चाह रहा था रेट ऑफ टैक्स अंडर आईजीएसटी ऑन द सेम आइटम, ऑन द आइटम्स क्या कह रहे हैं, 5, 12, 18, 28, सॉरी 5, 12, 12, 18, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 5%, 12%, 12%, 18% ये रेट दिए हुए, यही सेम रेट इसके आउटवर्ड पर भी एप्लीकेबल होंगे, बस ये पर ध्यान दो। उसने मुझसे मांगा क्या है, कह रहा है you are required to calculate the amount of IGST payable and the date by which the due date is to be paid by the trader for the month of July 20 after availing ITC। मतलब नेट जीएसटी कितना देना पड़ेगा आईटीसी यूज करने के बाद, वो बता दो। फिर क्वेश्चन में नोट दिए हुए हैं। अच्छा यहां पर देखो जी, अब इसने ना पूरे क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो, ये बातें किसकी कर रहा है, ये बातें किसकी कर रहा है, आईजीएसटी की कर रहा है। अब इसने कहीं पर भी नहीं कहा ये सप्लाई जो है वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, बट इसने दिया हमें आईजीएसटी है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जब बन गया तो आप सोच के बोलना, आप एज्यूम क्या करके आओगे, ये सप्लाई इंट्रा या इंटर है, ये सप्लाई इंटर है ना। देखो इसने यहां पे वही एज्यूम किया है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं ये सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है, और हम ये भी मान रहे हैं कि ये वाले प्राइस जो है ना ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, मतलब हमें इसके ऊपर जीएसटी लगाना है। तो मेरी फैमिली के इतने सारे बच्चे प्रोफेशनल के सामने बैठे हैं, तो क्या आप मुझे इसका आंसर नहीं दे सकते, सोच के बोलना, क्या आप मुझे इसका आंसर नहीं दे सकते, इसके आंसर में है क्या। आओ जी आंसर निकालते हैं। इस पर लगाओ 5% जीएसटी, इस पर 12% लगा दो, इस पर 12% लगा दो, इस पर लगा दो 18%, तो टोटल आईजीएसटी निकालते हैं कितना आएगा। 1,20,000 का 5%,
फिर 1 लाख का 12%। ये बच्चा सामने मेरी तरफ देख रहा है, नालायक, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर निकालो, कोई बात नहीं, अगर उसको ठंड लग जाती है तो उसके ना छोटे कपड़े सिलवा लो ताकि उसको ठंड ना लगे। बच्चा कह रहा है मैं कैलकुलेटर नहीं निकालूंगा। निकालो फटाफट से कैलकुलेशन करो, मुझे बताओ। मैं भी अपना कर रहा हूं, आप भी अपना करो, ऐसे बैठना थोड़ा। आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे, छोले पूड़ी का प्रसाद जरूर लेके जाना है। कई बच्चे तो ऐसे बैठे हैं। तो ये टोटल जीएसटी मेरे ख्याल से यहां पे निकल के आएगा आपका, इधर देखो ध्यान से कितना आ रहा है जी, 34,200। मैं दोबारा कर लूं, 1,20,000 का 5%, 1 लाख का 12%, 60,000 का 12%, 60,000 का 12%, 7200, 50,000 का 18%। तो ये मेरे ख्याल से आ गया 34,200 रुपए का आईटीसी आ रहा है जी। मतलब सॉरी, आईटीसी नहीं, इतना मुझे गवर्नमेंट को देना है क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई पर है ना, तो इतना मुझे गवर्नमेंट को देना है। ये मेरा निकल के आ गया, इतना मुझे देना है। मुझे गवर्नमेंट से लेना कितना है, मुझे गवर्नमेंट से लेना कितना है, मेरी इनवर्ट सप्लाई कितनी है, 1 लाख का 5%, 80,000 का 12%, और 75,000 का 12%, और फिर 50,000 का 18%। कितना आ गया? 32,600। ये मेरा आ गया 32,600 मुझे लेना है। हाँ जी, 32,600 मुझे लेना है। एक बच्चा कह रहा है सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा, ये आप क्या कर रहे हो मेरे नाल, मेरे नंद किशोर, मेरे नंद बाबा। इधर देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो। आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड पर आईटीसी मिलता है, आउटवर्ड पर पैसा देना होता है गवर्नमेंट को। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आपको दी हुई है, उस पे जीएसटी का रेट क्या है वो भी आपको दिया हुआ है, और वो आईजीएसटी की बात कर रहे हैं। इट मींस देने वाला भी आईजीएसटी और लेने वाला भी आईजीएसटी है। अब मुझे टोटल कितना देना है वो निकाल लिया, टोटल मुझे कितना लेना है वो निकाल लिया। अब सोच के बोलना, देने में से लेना माइनस करूंगा ना, तो मुझे 34,200 रुपए तो देने हैं और 32,600 रुपए लेने हैं। तो नेट मुझे अब कितने देने होंगे सर? नेट मुझे देने होंगे 1,600 रुपए, नेट मुझे गवर्नमेंट को देने हैं। अब ये 1,600 रुपए मुझे देने कब है, उसने कहा ड्यू डेट भी बतानी है। अब अपने आप बोल देना, जुलाई 19 है तो अगला महीना क्या हो गया, 20 अगस्त हो गया ना, तो ड्यू डेट क्या बन गई, 20 अगस्त बन गई। ये देखो जी, 34,200 ये निकाल दिया। ये इसकी प्रेजेंटेशन है, ये इसकी प्रेजेंटेशन है जी, ऐसे करनी है। ये आउटवर्ड सप्लाई निकाल दी, वही हमने किया। उसके बाद इनवर्ड सप्लाई देखो जी, 32,600, और फिर टोटल टैक्स पेबल 34,200। पेमेंट कैसे करोगे, क्रेडिट लेजर से 32,600, और जो बैलेंस बचेगा कैश लेजर वो कितना आएगा, 1,600 रुपए, और ड्यू डेट बनेगी 20 अगस्त। वही जुलाई का अगला महीना क्या हो गया, अगस्त हो गया ना, तो अगस्त के महीने की जीएसटीआर 3B कब जाएगी, 20 अगस्त को जाएगी। तो वही हमारी डेट आ गई। तो बताओ इस क्वेश्चन में है क्या? ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपके एग्जाम के अंदर बन चुका है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपके एग्जाम के अंदर बन चुका है। और बच्चा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता ही नहीं है कि हमें करके क्या आना है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रेजेंटेशन पहले आउटवर्ड सप्लाई निकालो, आउटपुट टैक्स निकालो, फिर इनपुट टैक्स निकालो, फिर आउटपुट को इनपुट से माइनस करके। एक बच्चा कहता है सर यहां पे अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर अलग अलग होती फिर तो वही यूटिलाइजेशन वाला केस करना पड़ता, बट इस क्वेश्चन में वो स्यापा ही नहीं है, इसमें क्लेश ही नहीं है। इसमें तो आईजीएसटी देना है, आईजीएसटी लेना है, बात ही खत्म हो गई। तो आईजीएसटी माइनस आईजीएसटी, बैलेंस बचा वो कैश लेजर, और वो पेमेंट कब होगी, 20 अगस्त को। ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है री, बोल दो यार, कमेंट बॉक्स में कुछ बोल ही दो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कम से कम बोल दो क्या ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। कई बच्चे कह रहे हैं समझ में आ रही है, कई कह रहे हैं हम तो वैसे आके बैठ जाते हैं कि विवेक सर को देख लेते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं, और क्या हम वेले तो होती है सारा सारा दिन लूडो खेलते, पबजी खेलते, लगता है चलो शाम को आधा घंटा बैठ ही लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं, कह रहे बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए, तुम किस खेत की मूली हो, हमें कोई नहीं सुधार पाया, हम तो ऐसे ही हैं सर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा हमें खुद ही नहीं पता, हम बस देख रहे हैं। कुछ तो समझ में आ रहा होगा नालायक को, कुछ तो आ रहा होगा ना। यस सर हमें आ रहा है। चलो अब आओ जी क्वेश्चन 3 पे आओ, क्वेश्चन 3 पे आओ जी। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 भी इंपॉर्टेंट है। दिनेश एंटरप्राइज इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दिनेश एंटरप्राइज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंड वॉन्ट्स टू नो द एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन फ्यूल।
फ्यूल कौन सा? पेटकोक और फर्नेंस ऑयल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, दिनेश एंटरप्राइज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो आपसे ना ये जानना चाह रहा है एज ए कंपनी सेक्रेटरी उसे कंसल्ट करो। सीएस बन चुके हो आप, सीएस बन चुके हो, डिग्री आपके हाथ में है। एज ए कंपनी सेक्रेटरी उसे कंसल्ट करो कि क्या वो इसका आईटीसी ले सकता है। किसका? फ्यूल का। फ्यूल में क्या? पेटकोक और फर्नेंस ऑयल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा ना, वो 2 सेकंड से पहले इसका आंसर पता क्या दे के आएगा? नहीं, नहीं ले सकता। वो मुझे आंसर पता क्या बोलेगा? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सर आपने खुद ही कहा था, याद करो सर, आप खुद भूल गए क्या? जब आपने आर्टिकल 246 कैपिटल ए कराया था, उसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी अभी नहीं है, बाद में लगेगा, और अगर जीएसटी अभी है ही नहीं तो आईटीसी की बात ही नहीं है। और फिर आपने एक सेक्शन चार्जिंग सेक्शन करवाया था 9(2), उस 9(2) में भी आपने कहा था कि जीएसटी बाद में लगना स्टार्ट होगा तो भैया आईटीसी ले नहीं पाएगा। आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। सर उसमें 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आप लिस्ट चेक कर लेना, उसमें कहीं पर भी पेटकोक और ये फर्नेंस ऑयल कवर नहीं है। एक बच्चा कहता है लिस्ट तो हम चेक तब करेंगे जब पहले हमें ये पता हो ये होते क्या हैं। सर जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम जो उसके अंदर कवर है, जो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल होता है उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है ना, बाय प्रोडक्ट जो होता है वो पेटकोक होता है, फर्नेंस ऑयल। फर्नेंस ऑयल आपने कभी देखा नहीं? रोड बनती हैं, वो इतने बड़े बड़े ड्रम आते हैं, उसको क्या कहते हैं? तारकोल कहते हैं, या क्या कहते हैं? तारकोल, तारकोल कहते हैं। वो जो ब्लैक ब्लैक कलर का, जिससे मतलब जो सड़क के ऊपर गिरते हैं उसके ऊपर फिर वो एक बड़ा सा रोड रोलर चलता है जिससे उसको पूरा फ्लैट करते हैं, तो ये होता है फर्नेंस ऑयल। वो होता है मतलब उसको जो रोड होती है उसको क्लीन करने के लिए, उसको शाइन करने के लिए ये चीज होता है, फर्नेंस ऑयल होता है। तो ये कहीं पर भी आपको मैं गूगल पे भी दिखा देता, अभी यहाँ पे पता नहीं अब दिखेगा नहीं दिखेगा, ये आपको मैं घर जाके भी आप देख सकते हो, पेटकोक और फर्नेंस ऑयल सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा। ये पेटकोक तो वो होते हैं छोटे छोटे पत्थर से टाइप से होते हैं, पत्थर से। जो पेट्रोलियम क्रूड होता है ना, उसका बाय प्रोडक्ट एक निकलता है, छोटे छोटे कंकर से टाइप से होते हैं। और ये फर्नेंस ऑयल होता है, बड़े बड़े ड्रम के अंदर काले कलर का, ब्लैक कलर का जो ऑयल होता है, ठीक है, जो नॉर्मली रोड के ऊपर गिराया जाता है उनकी शाइनिंग के लिए, उनको बनाने के लिए नॉर्मली। तो ये दोनों जो हैं ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कहीं पर भी कवर नहीं होते। तो अगर ये कहीं पर भी कवर नहीं होते, जीएसटी के दायरे में आते हैं, और अगर ये जीएसटी के दायरे में आते हैं तो इसका आईटीसी मिल जाएगा। सर मैंने तभी कहा ना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से बना। कई रटने वाले बच्चे पता क्या पढ़ते हैं? बस फ्यूल पढ़ लेते हैं, और जैसे ही फ्यूल पढ़ा उनके माइंड में 9(2) आ गया या आर्टिकल 246A आ गया, वो फिर काम कर देते हैं, आईटीसी मिलेगा ही नहीं। फिर बच्चा कहता है बाहर आके यार क्वेश्चन तो सारे सही किए थे, नंबर नहीं आ रहे। नंबर इसलिए नहीं आ रहे कि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। उसने फ्यूल में कौन से फ्यूल बोले हैं? उसने पेटकोक बोला है और फर्नेंस ऑयल बोले हैं, ये कहीं पर भी उस लिस्ट में कवर नहीं होते। देखो यहां पर आंसर में भी उन्होंने ये दिया होगा, देखो रही, हाउएवर पेटकोक एंड फर्नेंस ऑयल आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ जीएसटी। अगर एक्सक्लूडेड नहीं है इन द लाइट ऑफ 16(1), तो आप इसको यूज कर रहे हो फिनिश गुड्स में, तो उस केस में जीएसटी चार्ज ऑन पेटकोक एंड फर्नेंस ऑयल शैल बी अवेलेबल इफ सच गुड्स आर यूज फॉर द इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो खुद ही कह रहा है उसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज तो कर ही रहा है ना, फिनिश प्रोडक्ट में यूज कर रहा है, तो उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो इस केस में आईटीसी, यस 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 यस, आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आओ जी। क्वेश्चन नंबर 4 अब ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना। कहना चाह रहे हैं जय कुमार टेक्सटाइल लिमिटेड, जय कुमार टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज ए मशीनरी ऑफ 12 अगस्त 18, 12 अगस्त 18 को एक मशीनरी परचेज की है। यहां पे डेट अलग थी, मैंने चेंज कर दी क्योंकि हमारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम जुलाई में है ना और दिसंबर में है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डेट चेंज कर दी है। जय कुमार टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज है मशीनरी 12 अगस्त 18 फॉर 12 लाख, ये 12 लाख की आपने मशीन परचेज की, ठीक है। द कंपनी पुट द मशीनरी टू यूज आफ्टर द परचेज एंड अवेल्ड आईटीसी, इसका आपने आईटीसी अवेल कर लिया। द मशीनरी वॉज सोल्ड एज सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 14 मई 19, इसको आपने 14 मई 19 को आपने सेल कर दिया, कितने का? 9 लाख का। और वो कह रहे हैं परचेज और सेल दोनों पर जीएसटी 18% था। अब बस ये बता दो उसने क्या पूछा है, ब्रीफली स्टेट द स्टैट्यूटरी प्रोविजन इन्वॉल्व, और उसने पूछा क्या? उसने पूछा क्या? एज्यूमिंग दैट देयर वाज नो चेंज इन द लीगल पोजीशन आफ्टर नंबर 18, डिस्कस द स्टेप विच जय कुमार टेक्सटाइल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू टेक एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द सेकंड हैंड मशीन। अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है सेकंड हैंड मशीन की जब ये बेचेगा तो उस टाइम में क्या स्टेप फॉलो करेगा।
जैसे मैंने लाइन पढ़ी मेरे माइंड में तुरंत आ गया, तुरंत मेरे माइंड में आ गया सेक्शन 18(6). अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा। सेक्शन 18(6) में क्या लिखा था कि अगर कैपिटल गुड्स की मैं सप्लाई करता हूं तो उस केस में मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मैं कैपिटल गुड्स को दूसरे बिजनेस में लेके जा रहा हूं फिर 18(6) एप्लीकेबल नहीं है। 18(6) एप्लीकेबल होता है सिर्फ सेल वाले केस में। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर मेरा कैपिटल गुड्स अभी एग्जम्प्टेड है, फिर वो टैक्सेबल सप्लाई बन गया, अभी कॉम्पोजिट में है, फिर वो नॉर्मल स्कीम में आ गया, तो उस केस में ट्रीटमेंट अलग करते हैं। बट अगर कैपिटल गुड्स आप बेच ही दोगे तो ट्रीटमेंट अलग करते हैं। एक बच्चा कहता सर हाँ हमें याद आ गया, आपने मैं क्लास में कहा था ट्रीटमेंट पता क्या करते हैं, हम आपको बताएंगे। मैं कहा बताओ। कहता अब जितने टाइम तक उसने अपने पास रखा उसका 5% ईच क्वार्टर वो निकाल देंगे और बाकी जो अमाउंट आएगा वो हमें हटाना पड़ेगा, और जितने की उसने मशीन सेल की होगी उसका जीएसटी, जितने की उसने, याद करो, ट्रांजैक्शन वैल्यू का जीएसटी, एक तो ये वैल्यू निकल के आती है, और एक जितने उसने यहां पे यूज की उतना 5% ईच क्वार्टर वो मेंटेन कर लेगा और बाकी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो रिवर्सल की वैल्यू होगी वो और ट्रांजैक्शन वैल्यू के जीएसटी की वैल्यू होगी वो, इसमें से जो भी हायर वाला होगा ना, याद करो वो उसको रिवर्स करना पड़ता है। अब जो बच्चे आंखें खोल के मुझे देख रहे हैं गुस्से से, कह रहे क्या कह रहे हैं सर, नालायकों, 18(6) आपने पढ़ा होगा, 18(6) में आपने ये पढ़ा होगा। मैं प्रोविजन नहीं करा रहा, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। ये क्वेश्चन होंगे तब प्रोविजन पढ़ चुके हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तब होंगे ना प्रोविजन पढ़ चुके हो। बिना प्रोविजन के अगर आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करोगे तो रटने वाली बात होगी। अगर ऐसे होगा तो वैसे करना है, वैसे होगा तो ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। पहले प्रोविजन क्लियर होना चाहिए। प्रोविजन में था अगर कैपिटल गुड्स आप बेचते हो तो जितने का कैपिटल गुड्स बेचा उसका जीएसटी, और जितने टाइम आपने उसको यूज किया उसका 5% हटा के जो बैलेंस बचेगा वो, और ये वाला जीएसटी विच एवरेज हायर वाला होगा वो रिवर्स करना पड़ेगा। आओ जी मैं आपको दिखाता हूं। चलो एक बात मुझे बताओ, 12 अगस्त 18 है और 14 मई 19 है, कितने क्वार्टर बीच में आ गए, कितने क्वार्टर बीच में आ गए? अप्रैल में जून, अप्रैल में जून ये तो आए नहीं, जुलाई अगस्त, हाँ जी जुलाई अगस्त सितंबर, ये आ गया जुलाई अगस्त सितंबर, इस साल का जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मई, यहां देखो आ गया ना मई, अप्रैल मई जून। बच्चा कह रहा है ये तो पूरा क्वार्टर ही नहीं है। याद करो वहां पे क्या लिखा था, 5% ईच क्वार्टर ओवर पार्ट। इट मीन ओवर पार्ट को भी पूरा क्वार्टर मानते हैं। तो भैया ये 4 क्वार्टर आ रहे हैं। अगर आपको क्वार्टर काउंट करने आते हैं, अगर आपको क्वार्टर काउंट करने आते हो आप क्वार्टर काउंट कर सकते हो। अप्रैल में जून वाला इस साल का नहीं आ रहा, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में जून, 4 क्वार्टर आ रहे हैं। अब 4 क्वार्टर हैं, हर क्वार्टर का 5%, तो कितने परसेंट हो गया, 20% हो गया। अब ऐसा करो, 12 लाख रुपए की मशीन परचेस की है तो उसका जीएसटी कितना निकल के आएगा, 2,40,000। अब 2,40,000 रुपए का, 2,40,000 रुपए का आप निकाल दो 20%, क्योंकि इतना उसने जीएसटी दिया होगा, इसका आईटीसी बुक करा होगा, तो इसका 20% आप हटा दो। तो अगर मैं इसमें से 20% माइनस कर दूंगा तो ये मेरे ख्याल से आएगा 1,92,000। देखो यहां पे 12 लाख का 18% निकालना है। अच्छा मेरे को लगा 20% निकालना है, ठीक है। 12 लाख का ये जीएसटी हमारा गलत आया जी, 12 लाख का जीएसटी का रेट 18% है। 12 लाख का 18% कितना आएगा, ये आएगा 2,16,000। 2,16,000 आ गया। अब इसमें 4 क्वार्टर है, 5% कितना हो गया, 20%। तो इसमें से 20% आप माइनस कर दो तो बैलेंस आएगा 2,16,000 में से 20% माइनस किया, 1,72,800 रुपए ये निकल के आएगा, ये निकल के आ गया। अच्छा अब 9 लाख का बेचा है, 9 लाख का 18%, तो अगर मैं 9 लाख का 18% निकालूंगा तो 1,62,000 आएगा। अब इतना बोल दो इन दोनों में से हायर क्या है जी, इन दोनों में से हायर क्या है, सोच के बोला इन दोनों में से हायर क्या है, 170 to 800, ये हायर है ना, तो ये हमें रिवर्स करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। तो इतना आईटीसी हमें हटाना पड़ेगा, ये बात ध्यान दो। देखो यहां पे लिखा भी होगा, ये 1,72,800, देखो 3 क्वार्टर ये उस साल के, 1 क्वार्टर ये, 4 क्वार्टर हो गए, 20% इतना निकल के आ गया, ये आपका बैलेंस आ गया। और देखो 9 लाख का 18 ये आ गया, इनमें से हायर क्या बन गया, 1 लाख, ये आपका हायर बन गया ना। तो भैया आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, ये आपको हटाना पड़ेगा, ये आंसर निकल के आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका 18(6) का है। अगर आपने घर जाकर ध्यान से 18(6) पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन आपने वहां पे पढ़ा होगा।
क्लियर है जी। तो एक क्वेश्चन 18(6) का है, इसमें रूल नंबर अगर आपको ध्यान रहो, रूल नंबर 40 भी लिंक करता है और रूल नंबर 44 भी लिंक करता है। आईटीसी का रूल नंबर 40 और 44 ये दोनों लिंक करते हैं सेक्शन 18(6) के साथ। ठीक है, तो ये बातें आपने क्लास में पढ़ी होंगी। ये देखो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है ना, देखो ये रूल नंबर 40, ये सेक्शन 18(6), ये 5% ईच क्वार्टर और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, वही लिखा है ना, इसमें देखो हायर ऑफ द फॉलोइंग, वही सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। तो पहले प्रोविजन लिखा है उन्होंने और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन की है, ये आपने आंसर निकाला है। दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकता है 5 नंबर का। ठीक है, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए जी? ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ने से पहले वो 2 क्वेश्चन मेरे को अब ध्यान आ गया बीच में ही, 2 क्वेश्चन हमारे लास्ट क्लास के बैलेंस बचे थे जी। आओ ये फटाफट से आ जाओ, उन 2 क्वेश्चंस पे आओ। ये लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बैलेंस बचा था, इसको कंप्लीट करते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बैलेंस बचा था, इसको कंप्लीट करते हैं। बस आज फिर हम इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 6 करेंगे, ये चैप्टर पूरा हो गया। और आईटीसी के चैप्टर के 4 क्वेश्चन हमारे हो गए, तो अप्रोक्सीमेट ये लगा लो 2, और इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन 4 और 4 उसके 8, तो फिर फाइनली आज हमें 8 क्वेश्चन किए हैं। टारगेट हमारा 10 का था बट आज हमारे 8 हुए। कोई बात नहीं, जिस दिन क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे तो 10 से ऊपर भी हो जाएंगे, बट अभी क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें क्वेश्चन समझने से मतलब है कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो समझ में आना चाहिए बस। लो जी, अब इधर सुना ध्यान से। अब ये क्वेश्चन जो है ना, अब अगर आपने क्वेश्चन एक घर जाके पढ़ा था फिर तो शायद समझ में आ जाएगा, और अगर आपने घर जाके एक बार क्वेश्चन नहीं पढ़ा था ना तो पहली बार में समझ में नहीं आएगा। एक बार घर जाके क्वेश्चन दोबारा पढ़ना, जो मैं समझा रहा हूं इस वीडियो को दोबारा देखना, फिर आपको परफेक्ट समझ में आएगा इस क्वेश्चन में लिखा क्या है। सिर्फ एक बार क्वेश्चन की ना रीडिंग लेते हैं, क्वेश्चन की रीडिंग है क्या, और क्वेश्चन की रीडिंग लेते हैं। कहना चाह रहे हैं XYZ लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन हार्डवेयर एंड एसेसरीज। ही हैज एंटर्ड इनटू 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। 1 फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल एट एक्स फैक्ट्री प्राइस, एक ये उसको मटेरियल सप्लाई करेगा एक्स फैक्ट्री प्राइस पर, मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस मींस फैक्ट्री के प्राइस पर। एंड द अदर फॉर सप्लाई ऑफ अलाइड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग, मतलब ये उसको ट्रांसपोर्टेशन की, इंश्योरेंस की, लोडिंग अनलोडिंग की सर्विस भी देगा। ये उसका सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है। द 2 कॉन्ट्रैक्ट आर लिंक्ड बाय ए क्रॉस फॉल ब्रीच क्लोज, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक क्लोज से जुड़े हुए हैं। उस क्लोज में ये लिखा हुआ है, आगे पता क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। उस क्लोज में लिखा है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो दूसरा भी खत्म, मतलब कॉन्ट्रैक्ट 1 खत्म, कॉन्ट्रैक्ट 2 अपने आप खत्म। अगर कॉन्ट्रैक्ट 2 खत्म, कॉन्ट्रैक्ट 1 अपने आप खत्म। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो यहां पर लिखा है ना, एज पर XYZ, देखो लिखा है ना, अगर 1 कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो डीम्ड है दूसरा ब्रीच हो गया। एज पर XYZ लिमिटेड सिंस दे आर नॉट ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो कह रहा है कि हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है। फॉर द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे अरेंज फॉर द सप्लाई एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल थ्रू वेरियस अदर सप्लायर, मतलब XYZ दूसरे सप्लायर के थ्रू ये सामान सप्लाई करवाएगा, क्योंकि उसका काम जीटीए नहीं है, उसका मेन क्या है? मटेरियल सप्लाई करने का। बट वो ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस देगा ना वो दूसरे सप्लायर के थ्रू वो सर्विस देगा। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टी इज चार्ज फॉर द दिस सर्विस एट प्रीफिक्स रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इंकर। हाउएवर, लेकिन किंतु परंतु द कॉन्ट्रैक्टी इज अनविलिंग टू बियर द कॉस्ट ऑफ जीएसटी। कॉन्ट्रैक्टी कह रहा है मैं जीएसटी की कॉस्ट बियर नहीं करूंगा ऑन सच सर्विस प्रोवाइडेड to them by XYZ Limited through various service supplier. In their opinion, transportation service provided by non-GTA is exempt from tax. मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही कह रहा है कि जो नॉन जीटीए का ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता है ना वो एग्जम्प्ट होता है, और तू जीटीए तो है नहीं भाई, तो मैं ये जीएसटी का बर्डन नहीं लूंगा। Hence, XYZ hence wants your opinion regarding the taxability of these service supplied by them. वो आपसे कंसल्टेंसी चाहता है कि बताओ क्या मैं जीएसटी लगाऊं या ना लगाऊं। बताओ जी, आप बताओ। मेरे सामने सारे सीएस बैठे हैं, पूरे विश्व के माने हुए महापंडित महाज्ञानी मेरे सामने बैठे हैं। ऑलमोस्ट सब लो पढ़ चुके हैं, सब ने इस बार सीएस बन जाना है। कुछ मतलब जिन बच्चों के फर्स्ट अटेम्प्ट है वो दूसरा ग्रुप देंगे, दूसरा तीसरा देंगे, और जो बच्चे तीनों एक साथ दे रहे हैं वो सीएस बन जाएंगे। मतलब जो हैं कहीं ना कहीं वो इस बार एग्जाम निकाल देंगे। तो सब मेरे सामने बैठे हैं, बताओ इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या समझ में आया? बच्चा कह रहा है हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया, हम क्वेश्चन दोबारा घर जाके पढ़ेंगे। इधर देखो ध्यान से, आपको मैं इसको डायग्राम में कन्वर्ट करता हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने है,
इस क्वेश्चन को सर मैंने पहले ही बोला है, जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उसको डायग्राम में कन्वर्ट करोगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन ये था XYZ एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर किसका है? ओवरहेड पावर हार्डवेयर एंड एक्सेसरी इसका है, और ये है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। इसने इसका दो कॉन्ट्रैक्ट किए, एक तो मटेरियल सप्लाई करेगा और एक सर्विस देगा, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग, डिलीवरी ऑफ मटेरियल, ये सर्विस देगा इसको। ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है और इसका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है नहीं। अच्छा, फिर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो सेकंड भी खत्म हो जाएगा, सेकंड भी खत्म हो गया फर्स्ट खत्म हो जाएगा। अब ये जो कंपनी है ये जीटीए तो है नहीं, ये जीटीए नहीं है, ये दूसरों के थ्रू इस सामान को सप्लाई करवाता है। कॉन्ट्रैक्टी कह रहा है जी इस सर्विस पर ना, इस सर्विस पर मैं जीएसटी का बर्डन नहीं लूंगा, क्योंकि ये नॉन जीटीए है, और नॉन जीटीए जब ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता है, नॉन जीटीए जब ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता है वो जीएसटी में एग्जम्प्ट होती है। तो भैया मैं इस सर्विस का मतलब जो सर्विस है उस पर जीएसटी का बर्डन मैं नहीं लूंगा। आप कंसल्ट करो XYZ, आपसे ओपिनियन चाहता है, आपसे ओपिनियन चाहता है इसकी टैक्सेबिलिटी के रिगार्डिंग, बताओ क्या करें। बस अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, इधर सुना ध्यान से। अब ये केस जो है डिपार्टमेंट कहता है, ध्यान सुना, डिपार्टमेंट कहता है जीएसटी लगेगा, असेसी कह रहा है जीएसटी नहीं लगेगा। ये केस चला गया एडवांस रूलिंग के पास। एक चैप्टर आपका एडवांस रूलिंग का है, जो फेस टू फेस वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनका भी चैप्टर, अभी ये चैप्टर मेरे ख्याल से आज या कल में हो जाएगा, ठीक है जी। और जो पहले क्लास ले चुके हैं उन्होंने किया होगा। ये केस गया एडवांस रूलिंग के पास। एडवांस रूलिंग के पास ना सेम केस यहां पर आया और उन्होंने बोला जी ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जहां कॉन्ट्रैक्ट 1 खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट 2 भी खत्म, जहां 2 खत्म वहां 1 भी खत्म, तो ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और अगर ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, और अगर ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते तो ये सप्लाई जो की जा रही है दैट इज कॉम्पोजिट सप्लाई, नेचुरल बंडल। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, आप खुद देखना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जब भी सामान की सप्लाई करती है साथ में ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस देती है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन गया कि जहां एक खत्म दूसरा खत्म, दूसरा खत्म पहला खत्म, तो ऑब्वियस बात है कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया ना, फिर तो मिक्स सप्लाई नहीं है, कॉम्पोजिट सप्लाई। और अगर एक कॉम्पोजिट सप्लाई होगा तो जो प्रिंसिपल सप्लाई पर रेट लगेगा पूरी सप्लाई पर वही रेट एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान देना। तो ये केस स्टडी है, एग्जाम में नहीं कभी बनी, एग्जाम में नहीं कभी बनी, आज से लेटेस्ट ये जीएसटी आने के बाद ही क्लैरिफिकेशन आ गई थी इसकी। ये क्लैरिफिकेशन मान लो एक तरह की कि आपके एग्जाम में केस स्टडी अगर ये बन जाएगी तो घबराना मत। इधर देखो मैं आपको दिखाता हूं, इधर देखो, ये इन्होंने लंबा चौड़ा चिट्ठा यहां पे लिखा हुआ है, इतना पूरा लंबा चौड़ा कहानी लिखा हुआ, लास्ट में क्या लिखा है देखो जी, लास्ट में क्या लिखा है देखो जी, यहां पे देखते हैं। Therefore does not amount to a contract of supply of goods unless tied up with a second contract. Therefore service of transportation, in transit, insurance, loading unloading being ancillary to the principal supply of goods shall be treated to taxation section 8A composite supply of the GST composite supply, and the consideration receivable on the account be tax at the rate of principal supplies tax। मतलब वो taxable होगा और principal supply जो rate होगा उसी rate से taxable होगा। तो मुझे उम्मीद है ये केस स्टडी आपके एग्जाम के अंदर बन सकती है, चाहे वो अलग नाम से यहां पर XYZ PQR लिखा हो, ठीक है जी, यहां पर पावर ग्रिड की जगह कुछ और नाम लिखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। बस केस का अगर फैक्ट ये है तो आंसर भी हमारा ही आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इसलिए नहीं समझाया क्योंकि अगर हम उसको पढ़ते टाइम लगता, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इस डायग्राम को एक बार दोबारा देख लो जी। बच्चा कह रहा डायग्राम तो आपने खराब कर दिया, ये लो, एक मिनट रुको, ये डायग्राम की अगर फोटो क्लिक करनी है ये फोटो क्लिक कर लेना जी, क्योंकि जो चीज डायग्राम समझ में आती है वो चीज मुझे नहीं लगता आप सीधा पढ़ते रहोगे आपको समझ में आएगी। लो जी, ये लो, ये आप डायग्राम की फोटो क्लिक करना चाहते हो कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा भी है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉम्पोजिट सप्लाई है, और अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है तो इसका प्रिंसिपल सप्लाई जो होगी उसके बेस पे ट्रीटमेंट होगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर दोबारा पढ़ोगे, इस डायग्राम को देखोगे 100% आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर किया क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक केस स्टडी बेस है, क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत बढ़िया है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। XYZ एजुकेशन एडवाइजरी प्रमोट, XYZ एजुकेशन एडवाइजरी प्रमोट द कोर्स ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी, बहुत ध्यान से पढ़ना। XYZ एजुकेशन एडवाइजरी प्रमोट द कोर्स ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी
among prospective students. It has tied up with the various university all over the world. These university have engaged them for promotional and marketing activity for promotion of the course taught by them and making the prospective student aware about the course fee and other associate course market intelligence about their latest educational trend in the country and ensuring payment of their requisite fee or to the university if the prospective student decide upon pursuing any course promoted by the applicant. XYZ advisory receive consideration in the form of commission from the foreign university for these service rendered to the prospective student. It wants to know whether the service provided to the university abroad would be considered export within the meaning of 26 of IGST Act and therefore a zero rated supply under GST. लोरी क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये बात कहना चाह रहे हैं, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, इधर देखो ध्यान से, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, ये आपका सामने क्वेश्चन है। एक एजुकेशन एडवर्टीजमेंट ये एजेंसी है XYZ, ये बाहर की यूनिवर्सिटी को सर्विस देती है। किस तरह की सर्विस? जो आगे इसके प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करती है, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देती है कि कौन सी नई एजुकेशन ला रहे हैं, इनकी फीस क्या है, इनकी क्या करियर है, आगे कितनी जॉब मिलेंगी, ये सारी की सारी बातें ये एजुकेशन एजेंसी है ना, ये आगे स्टूडेंट को बताती है। अब अगर ये एजेंसी स्टूडेंट को बता रही है तो भैया सर्विस प्रोवाइडर ये हो गया, सर्विस रिसीवर ये हो गया। अब अगर प्रोवाइडर ये, रिसीवर ये, तो मेनली बात ये निकल के आ रही है कि इसको हर स्टूडेंट के अलग से कमीशन मिलती है कि जितने स्टूडेंट यहां पर आएंगे, जितने स्टूडेंट आप हमें लाके दोगे ना, उसकी तुम्हें कमीशन मिलेगी, या एक साथ मिलेगी या अलग अलग मिलेगी, इनको कमीशन मिलती है। अब अगर ये इसका काम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, अगर ये सर्विस एक्सपोर्ट है तो फिर तो भैया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर ये एक्सपोर्ट नहीं है तो जीएसटी लगेगा। अब मेनली मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि जो ये सर्विस दे रहा है इंडिया में रहने वाला, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। क्योंकि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई, ध्यान सुनो, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर निकल के आ गया, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर निकल के आ गया, फिर तो जीएसटी नहीं है। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में ही निकल के आएगा तो चाहे रिसीवर ही बाहर का क्यों ना हो, जीएसटी लग जाएगा। पहले तो मुझे इतना बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन चैप्टर सबने कर लिया होगा, इतना मुझे बोल देना, इतना मुझे बोलना। क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं, आप ये क्वेश्चन पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में सारी लंबी चौड़ी कहानी यही लिखी है जो इस डायग्राम के अंदर मैंने प्रेजेंट की है। एक इंडिया की एजेंसी है, इंडिया की एजेंसी करती क्या है, बाहर की यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो आगे आने वाले बच्चों को आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगी और वो कमीशन चार्ज करेगी। अब मुद्दा ही निकल के आ रहा है, सर्विस देने वाला इंडिया का है, सर्विस लेने वाला बाहर का है। अब अगर देने वाला इंडिया का, लेने वाला बाहर का, पहली बात इसका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 13 के अंदर आएगा, क्योंकि 12 भी सर्विस का है, 13 भी सर्विस का है, बट 12 एप्लीकेबल होगा, 13 लगेगा। रीजन बिंग, क्योंकि 13 वहां लगता है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसीवर में से दोनों में से किसी एक की लोकेशन अगर इंडिया से बाहर हो, तो इसमें लोकेशन इसकी इंडिया से बाहर है रिसीवर की, तो सेक्शन 13 लगेगा। अब सेक्शन 13 यह बात कहना चाहता है, सेक्शन 13 यह बात कहना चाहता है कि इस केस में तुम गलती से भी ना 13(2) का जो डिफॉल्ट प्रोविजन है वो मत लगा देना। क्योंकि इस केस में हुआ क्या, इस पर्सन ने बोला जी मेरी सर्विस ना सेक्शन 13 में कहीं कवर नहीं होती, मेरी सर्विस जो है वो सेक्शन 13 में कहीं कवर नहीं होती, तो बढ़िया डिफॉल्ट लॉ लगेगा। और डिफॉल्ट लॉ क्या बोलता है, रिसीवर जहां सर्विस वहां। सर आपने डिफॉल्ट लॉ पढ़ा होगा, डिफॉल्ट लॉ में क्या लिखा होता है, रेसिपिएंट की लोकेशन वो पीयूएस बन जाता है, और रेसिपिएंट कहां का है, आउटसाइड इंडिया। उसने बोला मेरा पीयूएस ये बनेगा, तो अगर पीयूएस ये बनेगा, सप्लायर यहां का, पीयूएस यहां पे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अब जब ये केस डिपार्टमेंट के पास गया, डिपार्टमेंट ने बोला भैया क्या कि तेरी सर्विस जो है कवर हो तो रही है, ये कह रहा है मेरी सर्विस कहां कवर हो रही है जी, सेक्शन 13 के किस क्लोज में कवर हो रही है, तो डिपार्टमेंट ने बोला भैया तेरी सर्विस जो है ना वो इंटरमीडिएट के क्लोज में कवर हो रही है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, बिचौलिया। तू एक मीडिएटर है, ये एजेंसी एक मीडिएटर है जो इन दोनों को मिलवाती है, उसके लिए तो कमीशन चार्ज करता है। और अगर तू मीडिएटर है ना, तो मीडिएटर की सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई जो निकल के आता है वो सप्लायर की लोकेशन निकल के आता है। आप चेक कर लेना, आपको मैं देखो यहां पे लिखा भी है 13(8) का क्लोज नंबर बी, जो इंटरमीडिएट की सर्विस होती है, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर मैं डिफॉल्ट लॉ लगाऊंगा तो पीयूएस यहां आएगा, तब जीएसटी नहीं लगेगा।
तो पहली बात तो क्वेश्चन में उसने बोला क्या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर आप सब जानते हो सर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तब माना जाता है अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पे हो, इंडिया में हो। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, कब मानते हैं, अगर सप्लायर इंडिया का हो, रिसीवर इंडिया से बाहर का हो, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया से बाहर आ रहा हो, और जो पैसा आ रहा है चाहे वो इंडियन रुपीज में हो चाहे फॉरेन करेंसी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सोच के बोलना, इस केस में एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, प्लेस ऑफ सप्लाई उसका इंडिया से बाहर नहीं आ रहा। पैसा चाहे डॉलर में आ रहा होगा, सप्लायर इंडिया का है, रिसीवर बाहर का है, सारी कंडीशन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के सेटिस्फाइड है, बट एक कंडीशन नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो एक्सपोर्ट बन ही नहीं सकता, और अगर एक्सपोर्ट नहीं बनेगा दैट इज लायबल टू पे जीएसटी। तो सर ये क्वेश्चन केस स्टडी बहुत बढ़िया है, उम्मीद करता हूं जुलाई 20 में आपको देखने को मिल जाएगी। तो भैया ध्यान रखना, अगर ये सेम केस स्टडी आपके एग्जाम के अंदर बन जाती है तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ये डिट्टो सेम क्वेश्चन बनेगा, नाम चाहे थोड़ा बहुत वो चेंज कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है एक एजुकेशन एजेंसी इंडिया की है जो अगले स्टूडेंट्स को उनके बारे में बताती है। तो गवर्नमेंट ने बोला तू बिचौलिया है, तू मीडिएटर है, तो अगर तू मीडिएटर है तो तेरी सर्विस इंटरमीडिएट में कवर होगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब तेरी ही लोकेशन जो होगी वो पीएस बनेगा। तो भैया इंडिया में तो जीएसटी लगेगा, यह बात ध्यान देना। तो देखो यही बात यहां पे लिखी हुई है, देखो यहां पे ये बात लिखी हुई है, द सर्विस XYZ foreign investor does not qualify as export of service and therefore taxable under GST। तो पहले एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन लिखी है, उसके बारे में फिर बातें की हैं, और फिर बोला है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, रीजन बीइंग क्योंकि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर निकल के आ रहा है, तो इसलिए उस पर जीएसटी लग जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन जो थे ये मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं करवाए थे। तो अब इसमें कोई भी डाउट है एक बार वीडियो दोबारा सुन लेना। मैं कई बार मैं देखता हूं वीडियो खत्म होते ही बच्चे का कमेंट आ जाता है इस क्वेश्चन में डाउट है ना, गलत, वो गलत है। आप प्रोफेशनल के बच्चे हो, अब मैं आपको ज्यादा समझाऊंगा तो भी बुरा लगेगा आपको, बट मैं फिर भी समझाता हूं क्योंकि मैं कहता हूं यार मेरे तो बच्चे ही हैं, चाहे आप मतलब फिर भी सीएस बनने वाले हो, बट फिर भी मुझे लगता है नहीं, मुझे समझाना बनता है कि अगर कोई डाउट है पहले एक बार दोबारा खुद क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो देखो, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो दोबारा बता दूंगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होंगे। और ये नहीं, मेरे साथ किसी भी टीचर के साथ एकदम डाउट नहीं पूछना चाहिए, रीजन बिंग टीचर 2 सेकंड के अंदर बता देगा, बट जब तक हमारा माइंड खुद डेवलप नहीं कर पाएगा तो हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमें इंडिया संभालना है, हमें फ्यूचर संभालना है, हमें कंपनी संभालनी है। और वहां पे अगर एक झटके में हम डाउट पूछने लगे फिर तो काम हो गया। तो कितने टाइम तक यूट्यूब पे सर्च मारोगे आप, सीएस बनने के बाद अगर कोई अमेंडमेंट आ गई खुद पढ़नी पड़ेगी। सर बार बार आप यूट्यूब पे नहीं आ सकते, और ये बातें कब डेवलप होंगी जब खुद रीडिंग करना स्टार्ट करोगे। और मैं यहां पे क्वेश्चन कराने आ ही इसलिए रहा हूं कि ताकि आप पहले खुद पढ़ के बैठो, जब यहां पे करो आपको और इंप्रूवमेंट मिले, यार और मुझे पढ़ने को मिल रहा है। क्योंकि अब टाइम रिवीजन का हो चुका है, रिवीजन कर ली है, रिवीजन ऐसे चल रही है, साथ साथ ये रिवीजन चल रही है, ये रिवीजन चल रही है। अब टाइम कॉन्सेप्ट हमारे सारे हो चुके हैं, अब प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और इतनी प्रैक्टिस कि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, हमें डर ना हो। ठीक है चलो, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब परसों। ठीक है जी, बाकी आईटीसी के बैलेंस क्वेश्चन एक बार आप पढ़ के आना जी, आईटीसी के बैलेंस क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लेना। इसका लिंक मैं दोबारा बोल रहा हूं, कई बच्चों को लिंक ही नहीं पता, इसका लिंक सेशन नंबर 26 के कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने डाला हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सेशन नंबर 26 जो मेरा इसका पहला लेक्चर था उसके कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, स्कैनर का, ये क्वेश्चन बैंक का, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो ताकि सब बच्चों के पास ये क्वेश्चन बैंक आ जाए। ठीक है चलो, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन मेरी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और बस डेली आते रहो आते रहो आते रहो। कोशिश मेरी भी पूरी है कि मैं डेली आऊं, कोशिश आपकी भी होनी चाहिए कि आप भी आओ, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि नहीं मुझे कुछ करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।